नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है मूल अधिकार। और मूल अधिकार में जो आर्टिकल दे रखे हैं उन आर्टिकलों की आज हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से आर्टिकल दे रखे हैं और उन आर्टिकलों में किस किस बात का दर्शाया गया है। तो मूल अधिकार से संबंधित जो भी आर्टिकल है, यानी कि 12 से लेकर हम 32 तक आर्टिकलों की बात करेंगे और उन 12 से 32 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं उनकी व्याख्या सहित हम बात करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं बिना टाइम गए मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में जो आर्टिकल दे रखे हैं, मूल अधिकार और मूल अधिकार, और इसी मूल अधिकारों में क्या दे रखे हैं आर्टिकल। और आर्टिकल कितने दे रखे हैं, यानी कि 12 से लेकर हम बात करेंगे 32 तक। जो आर्टिकल 32 हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो 5 प्रकार की रीट लगाई जाती है, वहां तक हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है, आर्टिकल 12 ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई राज्य या राज्य की आधिकारिक परिभाषा का वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 12 में। राज्य व राज्य अधिकारी की आधिकारिक परिभाषा, आधिकारिक परिभाषा किसमें वर्णन किया गया? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल हम बात करें आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा या कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई विधि नहीं बनाएगा जो कानूनों को क्या करे? कम या शून्य कर दे। कानूनों को क्या करे? कम या शून्य कर दे। कम या शून्य कर दे, उन कानूनों को नहीं बनाया जाएगा। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 को ये भी कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहता है? न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो 1803 में अमेरिका में सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन को लागू किया गया था। 1803 में। 1803 में कहाँ पर लागू किया गया था? अमेरिका में। कहाँ पर लागू किया गया था? तो अमेरिका। कहाँ पर लागू किया गया? अमेरिका में। तो ध्यान में रखना, न्यायिक पुनरावलोकन भी किसको कहा गया है? आर्टिकल 13 को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो क्या होता है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून व नियम बनाए जाएंगे उन कानून व नियमों को क्या करना? पुनः अवलोकन करना। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 13 में कहा गया है। आगे हम बात करें आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानूनी समानता। क्या कहता है? कानूनी समानता। कानूनी समानता। और इसी कानूनी समानता की हम बात करें तो कानूनी समानता के भी दो रूप है। दो रूप कौन कौन से हैं? पहला हम बात करें विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि की समक्ष समानता ये कहाँ से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ध्यान में रखना, कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। क्या लिया गया? विधि की समक्ष समानता। दूसरा हम बात करें विधि का समान संरक्षण। विधि का क्या हो? समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। और विधि का समान संरक्षण भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका, यूएसए अमेरिका से लिया गया। यूएसए अमेरिका से कहाँ से लिया गया? विधि का समान संरक्षण यूएसए लिया गया। और किसमें जोड़ा गया? आर्टिकल 14 में, कानूनी समानता के तहत। आगे हम बात करें आर्टिकल 15। आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? यानी कि जो सामाजिक समानता है उसकी बात करता है। सामाजिक समानता। सामाजिक समानता। अब सामाजिक समानता क्या है? सामाजिक समानता वही है जो जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? सामाजिक समानता। और आर्टिकल 15 में ये बात कही गई है। तो धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के साथ क्या नहीं किया जाए? भेदभाव नहीं किया जाए। वो कौन से आर्टिकल में दे रखा है? आर्टिकल 15 में दे रखा है। ये बात ध्यान में रखना। आर्टिकल 16 की बात करें। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अवसर की समानता। अवसर की समानता। अवसर की समानता। अब अवसर की समानता की बात करें तो आर्टिकल जो 16(4) दे रखा है वो क्या है? अपवाद है। आर्टिकल 16(4) इसमें किस बात का वर्णन किया गया? आरक्षण की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? आरक्षण की बात कही गई है। आरक्षण की बात कही गई है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि अपवाद कौन सा दे रखा है? 16(4) दे रखा है। 16 का अपवाद क्या है? 16(4) आरक्षण दे रखा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 16(4) तो अपवाद है, लेकिन बाकी को अवसर की समानता, सभी को अवसर के आधार पर क्या दी जाएगी? समानता दी जाएगी। जिसमें योग्यता है, योग्यता के अनुरूप वो क्या कर लेगा? अपने कार्यों को संपन्न कर लेगा। इसके आधार पर हम इसको क्या करेंगे? समानता, अवसर की समानता के आधार पर ही कार्य करेंगे। आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल जो 17 है, आर्टिकल 17 ये कहता है कि जो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत, छुआछूत का क्या हो? अंत हो। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हम बात कहिए कि छुआछूत। क्या कहे? छुआछूत। छुआछूत
छुआछूत का अंत किसमें किया गया, किसमें किया गया, तो आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है। क्या कही गई है, अस्पृश्यता का अंत। इसकी बात करें अस्पृश्यता का अंत जो कहा गया है आर्टिकल 17 में, इसमें एक पहला कानून बना। पहला कानून कब बना था, प्रथम कानून की बात करें, प्रथम कानून या पहला कानून बनाया गया था 1955 में, यानी कि छुआछूत पर पाबंदी लगाने के लिए देश में पहला कानून बनाया गया था 1955 में। कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया, आर्टिकल 17 के तहत ये एक बात कही गई। फिर इसका 1955 में जब ये कानून बना तो इसमें कुछ संशोधन करने पड़े। संशोधन कब किया गया, तो 1976 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन की बात आ जाए कि पहला जो कानून बनाया गया था 1955 में, उसमें जो संशोधन किया गया 1976 में ये संशोधन कर दिया जाता है। और देश में वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो कानून बनाया गया है, जो SC ST के लिए कानून बनाया गया है, एक निवारक जनजातीय अनुसूचित जनजाति के लिए 1986 का कानून बनाया गया। वर्तमान में कौन सा कानून के तहत कार्य हो रहा है, और अस्पृश्यता के अंत के लिए 1986 में कानून बनाया गया। क्या बनाया गया, SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक कानून पारित किया गया, निरोधक कानून पारित किया गया। उसके तहत छुआछूत पर क्या लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है। तो ध्यान में रखना, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत करने के लिए देश में पहला कानून कब बना, 1955 में बना। उसमें कुछ संशोधन करने पड़े, 1976 में उसमें संशोधन किया गया। लेकिन वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में अस्पृश्यता के अंत के लिए कौन सा कानून है, तो वर्तमान में 1986 का SC और ST के लिए निरोधक एक कानून बनाया गया, पारित किया गया 1986 में। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। किसका अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों के अंत की बात करें, जो भी शिक्षा व सेना है उसके अलावा भारत सरकार किसी को भी क्या नहीं देता है, उपाधि नहीं देता है। किसके अलावा, शिक्षा व सेना के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। किसके तहत, ध्यान में रखना, शिक्षा के क्षेत्र में और बात करें सेना, इनके अलावा किसी में भी कोई भी उपाधि नहीं दी जाती है। कौन से आर्टिकल में ये बात कही गई है, आर्टिकल 18 के तहत ये बात कही गई है। यदि किसी को उपाधि लेनी भी है तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे आर्टिकल 18 के तहत राष्ट्रपति से क्या लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। उनसे, उनके द्वारा कहने पर ही क्या दिया जाएगा, उपाधि दी जाएगी। कौन से आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 18 के तहत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ध्यान में रखना, किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है उपाधियों के लिए। विदेश से कोई भी विदेशी कोई उपाधि प्राप्त करना चाहता है तो उससे पहले किसको लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति, भारत के जो प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वह क्या कर सकता है, उपाधि ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 18 की यह बात कही गई है। आर्टिकल 19 की हम बात करेंगे। 19 में क्या दे रखा है, 19 में यह दे रखा है, जो भी यदि बात करें कि जो 6 इसमें पॉइंट दे रखे हैं, कहे गए या ये कहे कि ABCD के आधार पर इसमें बातें कही गई है। तो हम पहला करते हैं A। इसमें बात करें तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ये कहे कि प्रेस, मीडिया, नोटा, सूचना का अधिकार, ये सारी बातें किसमें जोड़ी गई है, इसमें आर्टिकल 19A में या कै में कौन सी बात जोड़ी गई है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नोटा की हम बात करें तो नोटा या सूचना का अधिकार या मीडिया या प्रेस जो भी है उसकी सारी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में जोड़ी गई है, आर्टिकल 19 कै में जोड़ी गई है, आर्टिकल 19A में जोड़ी गई है। यानी कि विचार अभिव्यक्ति, वह कहीं पर भी किसी भी रूम में वह व्यक्ति बोल सकता है। यदि 5 व्यक्तियों का या 1000 व्यक्तियों का झुंड बैठा है तो उसे बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, वह बोल सकता है। बस ध्यान इतना रखना है कि वह ऐसी बात ना बोले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यदि विचार ऐसा कोई भी हो जो देश हित के लिए हो, चाहे किसी समाज हित के लिए हो, चाहे कैसा भी विचार हो, वह विचार क्या कर सकता है, बोल सकता है। आर्टिकल 19 कै के तहत, आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B है कि हम बात करें तो क्या हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन यानी कि शांतिपूर्ण, यानी कि जो भी सम्मेलन किया जाता है, या एक ये कहे कि कोई सभा आयोजित की जाती है, या ऐसे कहे कि कोई संगठन गुट बनाया जाता है, तो उसमें शांतिपूर्ण आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हड़ताल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। तो ध्यान में रखना, हथियार रहित हमारे को क्या करना है, शांतिपूर्ण सम्मेलन आयोजित करने होंगे, हथियार रहित, हथियार रहित,
हथियार रहित रहकर हमारे को क्या करना है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है। आगे हम बात करें सी की, गए सी में क्या बात कही गई है, सी में यही कहा गया कि संघ बना सकता है, क्या बना, सॉरी, संघ बनाना, संघ बनाना। अब संघ बना सकता है, कैसे बना सकता है, संघ कोई भी व्यक्ति बना सकता है, लेकिन दो ऐसे व्यक्ति है, अपवाद की श्रेणी में माने जाते हैं कि वह संघ नहीं बना सकते। कौन नहीं बना सकते, संघ वह नहीं बना सकते, एक तो होता है पुलिस और एक दूसरा होता है वेश्या। ये दो क्या नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते, बाकी सभी क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। तो ध्यान में रखना कौन कौन से, पुलिस और वेश्या, पुलिस व वेश्या, ये दो ऐसे व्यक्ति है जो क्या नहीं बना सकते, संघ नहीं बना सकते, बाकी की क्या बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 19 सी गे में कहा गया है, संघ बनाना, दो व्यक्ति पुलिस और वेश्या संघ नहीं बना सकती। डी की हम बात करें, डी की हम बात करें तो डी में क्या कहा गया है, यह बात कही कि भारत भ्रमण कर सकता है, क्या कर सकता है, भारत भ्रमण, भारत भ्रमण, भारत भ्रमण कर सकता है, यानी कि कहां पर नहीं कर सकता, भारत भ्रमण तो कर सकता है। ये आर्टिकल में आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि भारत भ्रमण किया जा सकता है, लेकिन कहां पर नहीं किया जा सकता, तो दो चीजों में हम भ्रमण नहीं कर सकते। एक तो जो सेना का क्षेत्र होता है वहां पर नहीं कर सकते, जो कर्फ्यू वाला भाग है वहां पर हम क्या नहीं कर सकते, भ्रमण नहीं कर सकते, बाकी सभी जगह क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। कहां कहां पर नहीं कर सकते, तो सैन्य क्षेत्र, एक तो होता है सैन्य क्षेत्र, एक होता है जो कर्फ्यू वाला स्थान है, कर्फ्यू वाला स्थान है वहां पर हम नहीं जा सकते, वहां पर भ्रमण नहीं कर सकते। आगे हम बात करें डी, घ के आगे ई की हम बात करें, इसकी ई की बात करें तो ई में क्या दे रखा है, भारत भ्रमण के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, भारत निवास कर सकते हैं, भारत में कहीं पर भी निवास बना सकते हैं, सबको छूट है, आज ही बना लेना जाती, कहीं पर भी बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बस पैसे होने चाहिए, कहीं भी प्लाट ले लो और जगह बना लो, कोई नहीं मना करेगा। तो यही बात इसमें कही गई है कि भारत में कहीं पर भी आप क्या कर सकते हो, निवास बना सकते हो, रहने के लिए अपना मकान बना सकते हो। ये बात कही गई है कौन से में, आर्टिकल 19 ई और डे में ये बात कही गई है कि भारत निवास कर सकते हो। एफ इसमें क्या बात कही गई, इसमें यह कहा गया कि संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब संपत्ति की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया, हटा दिया गया। तो ध्यान में रखना किसको हटा दिया गया, आर्टिकल 31 को, संपत्ति की स्वतंत्रता, इसको सॉरी आर्टिकल 31 के तहत ये बात कही गई संपत्ति का अधिकार होगा, लेकिन इसमें आर्टिकल 19 ई में अब संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया पूर्ण रूप से। जी की हम बात करें, जी की बात करें तो आजीविका और रोजगार, आजीविका व रोजगार, कहीं पर भी हम आजीविका के लिए क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर हम निवास बनाकर वहां कमा सकते हैं, अपने उधर पेट पूर्ति के लिए अपन कमा सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता कौन सी में दे रखी है, आर्टिकल जी 6 में, आजीविका व रोजगार के साधन अपनाना। आर्टिकल 20 की हम बात करें, आर्टिकल 19 पूरा हुआ, आर्टिकल हम 20 की बात करें, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 अपराध दोष सिद्धि, क्या कहता है, अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि, अपराध दोष सिद्धि की बात करें, अपराध दोष सिद्धि होता क्या है, यानी कि कानून के उल्लंघन पर क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। ये बातें कहां पर की गई है, अपराध दोष सिद्धि में कही गई है। यदि अपराध करेगा तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, अपराध करेगा तो उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। लेकिन ये कह दिया जाए मैंने अपराध किया, मैंने फिर एक और अपराध कर दिया तो दो बार सजा मिलेगी, नहीं, केवल एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। ऐसे तो कोई भी काम कर लेगा, यानी कि 10 बार किसी ने चोरी कर ली तो 10 बार चोरी करने पर उसके 10 प्रकार की सजा दी जाएगी, नहीं, उसको एक ही बार में, चाहे 10 जगह चोरी करे, चाहे एक जगह चोरी करे, चाहे एक कोई ऐसा काम करे, अपराध करे, उसके लिए, या 10 जगह अपराध करता है तो उसके लिए भी एक ही दंड की व्यवस्था होगी, ना कि अलग अलग उसे दंड दिया जाएगा। 5 साल की दे दी कि आपको तो उम्र कैद दे दी किसी अपराध के लिए, फिर एक बार उम्र कैद दे दी तो एक बार उम्र कैद कहां से देगा। तो यही बात कही गई है कि एक अपराध दोष सिद्धि, एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा, दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा। कौन से में कहा गया है, आर्टिकल 20 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 21 की हम बात करें, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21
प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, कौन? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, कितना अच्छा आर्टिकल दे रखा है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा गया? संविधान की रीढ़ भी कहा। संविधान की रीढ़ बताने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संविधान की रीढ़ बताई किसने? भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया? आर्टिकल 21 को, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दे रखा है उसको एक रीढ़ बताता है, संविधान की रीढ़ इसको बताता है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि प्राण व दैहिक यानी कौन से आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ बताया, तो ये ध्यान में रखना, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको रीढ़ बताता है। अब बात करें कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता था क्या, इसको रीढ़ क्यों बताता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है वो फैशन में रह सकता है, कैसे भी बाल बना सकता है, कैसी भी ड्रेस पहन सकता है। आजकल तो पता नहीं चाइनीज, ये हम बात करें कि जो ब्रिटेन की बात करें या इंग्लैंड में जो कपड़े पहने जाते हैं, हमारा जो भारतीय व्यक्ति होता है वो एक ड्रेस के अंदर है। यदि हमारी भारत की एक ड्रेस है तो इंग्लैंड ब्रिटेन वाले कितने ड्रेस बना सकते हैं? 10-20 ड्रेस बना लेंगे। हमारे दादाजी की धोती है, उस धोती में तो वो 50 कपड़े बना लेंगे, 50 व्यक्ति पहन लेंगे। तो ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसीलिए कहा गया कि वो जो फैशन में रह सकते हैं वो कैसे भी कपड़े पहन सकता है, कैसे भी रह सकता है, कैसे भी बाल बना सकता है। वो सारी चीजें किसमें हैं? आर्टिकल 21 में दे रखी है। हथकड़ी न लगवाना, स्वच्छ जल पीना, या ये कहे कि त्वरित न्याय, व्यक्तिगत जीवन, ये सारी चीजें किसमें जुड़ी गई है? ये आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक, यानी कि वो कैसे भी रह सकता है, अपने प्राण के लिए, अपने जीवन के लिए वह स्वच्छ जल पी सकता है, त्वरित न्याय प्राप्त कर सकता है, वह हथकड़ी नहीं लगवा सकता। ये सारी चीजें किसमें कही गई? आर्टिकल 21 में कहा गया है। इसी कारण से ये कहा गया कि भीमराव अम्बेडकर ने इसी को ये कहा था कि संविधान की रीढ़ है। कौन से आर्टिकल को कहा? 21 को। तो इसमें क्या क्या है? फैशन में रहना, फैशन में रहना, फैशन में रहना, और भी बात करें त्वरित न्याय, त्वरित न्याय, हथकड़ी न लगवाना, हथकड़ी न लगवाना, न लगवाना, सम्मानपूर्ण जीवन जीना, ये सारी चीजें किसमें जुड़ी गई? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में। चलिए आगे बात करते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? निवारक निरोध, यानी कि अपराध करने से पहले, जो भी अपराध किया जाता है, अपराध को अपराध करने से पहले, यानी कि जो गिरफ्तारी दी जाती है, गिरफ्तार करने के लिए बनाया गया कानून। अपराध को अपराध करने से पहले क्या करना? गिरफ्तारी के लिए कानून बनाना। यानी कि किसी को आशंका हो, पुलिस को ये सूचना दी जाती है कि कोई व्यक्ति फलाना फलाना व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है? अपराध कर सकता है। तो उसको पकड़ने के लिए या ये कहे कि गिरफ्तार करने के लिए जो कानून बनाया गया है वो कौन से में? आर्टिकल 20 में बनाया गया है। उस कानून का नाम निवारक निरोध। आर्टिकल 22 क्या कहता है? निवारक निरोध, निवारक निरोध। इसमें कौन सी बात कही गई है? कि अपराध करने से पहले, यानी कि अपराध का पता लग रहा है कि ये अपराध करने जा रहा है, ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, उसको आशंका है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना? गिरफ्तारी के लिए जो कानून बनाया गया है वो कानून किसमें बनाया गया? आर्टिकल 22 के तहत बनाया गया है। गिरफ्तारी का कारण जानना, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आप जाते हो तो उसको क्या करना? उसको पहले जानना। उस व्यक्ति का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, वो उस पुलिस से पूछ सकता है, उसे न्याय प्राप्त कर सकता है कि मुझे किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हो, मैंने कोई अपराध किया है तो वो अपराध आप बताओ कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। तो गिरफ्तारी का कारण जानना, अपराध को अपराध करने के से पहले गिरफ्तारी के लिए जो कानून बनाया गया है वो, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कहां पर पहुंचाना? न्यायालय में पहुंचाना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर कहां पर पहुंचाना? न्यायालय में पहुंचाना। यह समय काट दिया जाता है कि यदि छुट्टी का दिन हो या छुट्टी अवकाश का समय हो तो उसको काट दिया जाता है, या उस ऐसी स्थिति में उसको काट कर फिर जोड़ा जाता है। कितने घंटे जोड़े जाते हैं? 24 घंटे। तो ध्यान में रखना, निवारक निरोध यानी कि अपराध के लिए अपराध का जानना, अपराध का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना, गिरफ्तारी का कारण जानना। क्या करना? 24 घंटे के अंदर उसे कहां पहुंचाना? न्यायालय में पेश करना। पुलिस की जिम्मेदारी है, 24 घंटे के ज्यादा हम जेल में नहीं रह सकते, उसको कहां पर पहुंचाना? न्यायालय में प्रेषित करना, न्यायालय में पहुंचाना। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 22 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 23 की हम बात करें, आर्टिकल 23 क्या कहता है? बलात् श्रम निषेध, यानी कि जो मानव अंग होते हैं उनके बिक्री पर क्या लगाना? रोक लगाना, किसी को टॉर्चर न करना। ये सारी चीजें किसमें कही गई है? आर्टिकल 23 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया? बलात् श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध, बलात् श्रम निषेध यानी कि मानव की बिक्री पर रोक, मानव के
अंगों की बिक्री पर रोक। मानव के अंगों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। ये किस में कहा गया है? आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव अपने अंगों की बिक्री नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, आंख बेच नहीं सकता, हाथ नहीं बेच सकता, यदि किडनी वगैरह, लीवर वगैरह कुछ भी वह व्यक्ति बेच नहीं सकता। अंगों पर, मानव के अंगों पर बिक्री पर रोक लगाई गई। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 23 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 24 में क्या बात कही गई? आर्टिकल 24 में ये कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम बालक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको श्रम का निषेध, श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 क्या कहता है? 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे, कम आयु के बच्चों से बलात् श्रम निषेध, श्रम निषेध क्या होता है? यानी कि 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं, उन बच्चों से कोई काम नहीं करवाया जाएगा, जोखिमपूर्ण काम नहीं करवाया जाएगा। ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 24 में कहा गया। यानी कि 14 वर्ष से कम बालक है, उनको पढ़ने की उम्र होती है, उनको काम पर डाल दिया जाए तो वह कुछ क्षति भी उनको शरीर को पहुंच सकती है, उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना भी घटित हो सकती है जिनसे उनको मौत का शिकार होना पड़े। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 24 के अनुसार यही कह दिया गया कि 14 वर्ष से जो भी कम के बालक है, उन बालकों को कहीं पर भी श्रम पर नहीं लगाया जाएगा, जोखिमपूर्ण कार्य में कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये आर्टिकल किसमें कहा गया? आर्टिकल 24 में ये बात कही गई। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में किस बात को कहा गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 की हम बात करें तो धार्मिक कार्यों की जो प्रबंधन की स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26, आर्टिकल धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें कही गई है बात? आर्टिकल 26 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 27 में धार्मिक कर निषेध। आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 27 धार्मिक कर निषेध, कर निषेध। धार्मिक कर निषेध कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 27 में। यानी कि धर्म के आधार पर भी कोई भी कर नहीं लेगा, किसी भी प्रकार से कर पर पाबंदी लगा दी गई है। किसमें? आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 शिक्षण संस्थान है, उन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में। सॉरी दोस्तों, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। जो भी धार्मिक शिक्षा है उस धर्म के आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा का निषेध। कौन से में कहा गया? आर्टिकल 28 में ये बात कही गई है, धर्म के आधार पर भी किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये मेरा हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, किसी के स्कूल मुस्लिम धर्म से संबंधित है, किसी की हिंदू धर्म से संबंधित है, उसमें बच्चे आते हैं हिंदू के या मुस्लिम के, तो उनको अपने आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि राज्य ने यही कहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य, क्योंकि राज्य का कोई एकाधिकारिक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं है, वह सभी धर्म क्या है? समान है, सभी धर्म की पालना होनी चाहिए, सभी धर्म के प्रति वो क्या रहता है? सचेत रहता है, न कि किसी एक धर्म की अवहेलना करे और दूसरे धर्म की क्या करे? बड़ाई वगैरह करे। तो ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। राज्य का एकाधिकारिक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं है, सारे धर्म है, सभी धर्म को मान्यता प्रदान करता है, किसी दूसरे धर्म की अवहेलना करने के लिए नहीं कहता है। इस कारण से यही बात कही गई आर्टिकल 28 में कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी शिक्षण संस्थान है, स्कूल कॉलेज है, उन स्कूल कॉलेजों में या धार्मिक से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से धर्म के आधार पर कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात कही गई है कौन से आर्टिकल में? 28 में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। आर्टिकल 29 की बात करें, जो भी अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी लिपि या संस्कृति की बात करें, उस संस्कृति की रक्षा का अधिकार दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 19 में। अल्पसंख्यकों के द्वारा जो भी ये कहे कि जो भी रक्षा है, या ये कहे कि संस्कृति के आधार पर उसको क्या करना? रक्षा करना। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक की जो भी, यानी कि जो भी अल्पसंख्यक है, उनके वर्ग में संस्कृति व रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 29 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 30 की बात करें, अल्पसंख्यकों द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान है, उनकी स्थापना करना।
अल्पसंख्यकों के लिए क्या करना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। अभी ये बात कहाँ कही गई, ये बात पहले ही हम बात करें तो ये कह दिया गया है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन दी जा रही है कहाँ पर, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना। तो मदरसे, ऐसे मदरसों में शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कोई कटार धारण करता है, सिख धर्म के व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कटार धारण कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था कि आर्टिकल 19 में क्या बात पढ़ी थी कि कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, हथियार नहीं रख सकता, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है, हथियार नहीं रख सकता, हथियार नहीं रख सकते। आर्टिकल 19 में ये बात कही गई। लेकिन फिर यहाँ क्यों गया, क्योंकि वहाँ एक ये कहेगी प्रारंभ से ही या पूर्वजों के आधार पर ये एक प्रथा चली आ रही है, वो कटार धारण कर सकते हैं, पगड़ी रख सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था ये कौन से आर्टिकल में कही गई है, आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। क्या कही गई है कि अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थान की स्थापना कौन से में, मदरसे वगैरह कर सकते हैं और बाकी नहीं कर सकते। कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 31 सबको बताया कि आर्टिकल 1976 में एक संशोधन होता है और उस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को पूर्णतः नष्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटा तो क्या दिया गया है, लेकिन उसका कानूनी रूप बदल दिया गया है और कानूनी रूप एक अलग नाम दे दिया गया है, मूल अधिकारों से हटाकर। चलिए आगे बात करें आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कितने प्रकार की रिट, 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कौन कौन सी लगाई जाती है, पहली की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा। इंग्लिश में बात करें तो हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, मैंडबस की बात करें तो परमादेश होता है, प्रोहिबिशन की बात करें तो प्रतिषेध होता है और सार्टियोरी की बात करें तो उत्प्रेषण होता है, को वारंटो की बात करें तो अधिकार पर्चा होता है। ये 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कितने प्रकार की, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है, 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कितने प्रकार की रिट लगाई जाती है, 5 प्रकार की रिट लगाई जाती है। कौन से में लगाई जाती है, आर्टिकल 32 में। ये संविधान का एक, ये कहे कि संविधान का मूल अधिकारों का एक दी बेस्ट कौन सा आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 32 दे रखा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए आज हमने बात की है मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के जो भी आर्टिकल दे रखे थे उन आर्टिकलों की हमने विस्तारपूर्ण बातें की है। आपको समझ में आया होगा, और समझ में क्या है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले लीजिएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में और भी आसानी रहे। और ऐसे ही वीडियो जो नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे आगे, आर्टिकल 36 से 51 तक, उन्हें 36 से 51 तक हम बात करने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों की, और उनकी बात करेंगे अगले वीडियो सेशन में, अगले वीडियो क्लास में हम बात करेंगे। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको आसानी भी रहे नोट्स बनाने में। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।